Good morning, student. Today we are going to start new topic, measures to correct the excess demand. हम सब के सब पहले से जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सेस डिमांड को पढ़ा, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ा, डिफिशिएंट डिमांड को पढ़ा, उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को पढ़ा, उसके इम्पैक्ट को पढ़ा। जो थ्री इम्पैक्ट होते हैं, चाहे वो एक्सेस हो या डिफिशिएंट हो। पहला इम्पैक्ट हमेशा किस में पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस लेवल पे, और तीसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो आउटपुट पे पड़ता है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट हैं या फिर गैप भी क्रिएट होते हैं। किसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है और किसी कारण डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ये सिचुएशन ना क्रिएट हो और इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, तो एक्सेस डिमांड जैसे क्रिएट होगी तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी, उसकी इंस्टीट्यूशंस कुछ स्टेप्स लेंगे। डिफिशिएंट सिचुएशन आएगी तब भी गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशंस कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग छोटे से इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। इट्स मीन एक्सेस डिमांड सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, एक्सेस डिमांड को अगर रिकॉल आप करोगे तो आप जान रहे थे कि जब हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या था? ये जो लाइन थी वो किसकी लाइन थी? एडी लाइन थी। यहां पर ये एएस लाइन थी। यही एडी लाइन जब अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, कहां शिफ्ट हो जाती है? अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, इसको AD1 कहते हैं। तो ये जो अपवर्ड शिफ्ट होती है, इसके कारण क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहले था वो चेंज हो गया, न्यू जगह पर, न्यू प्लेस पे चला जाता है। तो इसी के कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड सिचुएशन होती है। इस डिमांड के कारण हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारी अदर सिचुएशन की आउटपुट की लेवल इंक्रीज होना चाहिए। अलग बात है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ज़्यादा होती है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में लेबर अवेलेबल नहीं होती, इसलिए कभी भी आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पाता। प्राइस लेवल हमेशा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो इसके कारण ऐसा होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है जो फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसके जो किससे रिलेटेड होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड सेकेंड इज द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज रिलेटेड विद द सेंट्रल बैंक। तो ये दो हैं, एक तो गवर्नमेंट जो डायरेक्ट ले लेती है, दूसरी जो गवर्नमेंट किसकी हेल्प से लेती है? RBI, और RBI ही इसमें रोल प्ले करता है इसको कंट्रोल करने का। तो सबसे पहले हम लोग इसके जानते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसको इमीडिएट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसको फर्स्ट एड भी कहा जाता है कि तुरंत इंस्टेंट अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि इसके इम्पैक्ट इंस्टेंट होते हैं और इसके इम्पैक्ट थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स का होता है गवर्नमेंट की, डिक्रीजेज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और दूसरा होता है इंक्रीजेज इन टैक्सेज। तो जब एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दिया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द ह्यूज स्पेंडिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी और ह्यूज स्पेंडिंग होती है। ह्यूज स्पेंडिंग का मतलब क्या है? कि फॉर्मेशन ऑफ डैम, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट लगातार करती है, और इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, तो ऑटोमेटिक एक्सेस डिमांड सिचुएशन धीरे से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेस से वो अपनी राइट पोजीशन पर आ जाती है। इसीलिए आप देखते हो, एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो पुल बन रहे होते हैं, डैम बन रही होती, रोड्स बन रही होती, बीच बीच में इसमें वर्क रोक दिया जाता है। तो बहुत सारे अदर फैक्टर के साथ साथ एक ये भी फैक्टर होता है कि कई बार गवर्नमेंट ही इसको रोक देती है। फिर इसके बाद दूसरा होता है इंक्रीज इन टैक्सेस। सभी को पता है कि टैक्सेस अगर इंक्रीज कर दिए जाएंगे तो प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स आल्सो इंक्रीज है, उसका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। जब प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट जो क्या करती है, एक दूसरा स्टेप जो होती है वो बजटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, और ऐसे भी वो टाइम टू टाइम क्या करती है? एक्सेस डिमांड सिचुएशन में टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, डिमांड ऑटोमेटिक अपनी रियल पोजीशन पर आ जाती है। ये तो वो थे जो फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं।
जिसको गवर्नमेंट डायरेक्ट यानी इम्पोज करती है। दूसरे कुछ पॉलिसीज हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं। ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं इसको क्वांटिटेटिव और इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है और ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। टोटल ये कितने? 7, 4 क्वांटिटेटिव और 3 क्वालिटेटिव। तो ये 7 जो इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट से वो क्या करने की कोशिश करती है? एक्सेस डिमांड को करेक्ट पोजीशन में लाने की कोशिश करती है और उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले होता है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को इंक्रीज करती है। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर इसकी डिफिनीशन हम लोगों ने कई बार पढ़ी थी, इसके पहले बैंकिंग चैप्टर में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं कमर्शियल बैंक की, उनको फुलफिल करने के लिए सेंट्रल बैंक इनको लोन प्रोवाइड करती है। तो जब सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म के नीड्स के लिए, तो यही लोन के अगर रेट को इंक्रीज कर दे, इंक्रीज इन बैंक रेट, तो कमर्शियल बैंक को लोन किस में मिलेगा? ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक उसका इम्पैक्ट क्या दिखाएगी? वो जो अपना लोन देने वाली पब्लिक को, उसके भी लोन रेट को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। इस इंक्रीज करने का इम्पैक्ट क्या आएगा? डिमांड ऑफ लोन भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आप सबको पता है कि जो पब्लिक है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। अगर कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोन की डिमांड कम होगी, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ बैंक रेट जैसे ही आरबीआई इंक्रीज करता है, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा, कमर्शियल बैंक ने पब्लिक के लोन को इंक्रीज कर देती है और इससे डिमांड जो लोन की होती है कम हो जाती है और लोगों के पास एबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी कम हो जाता है। तो सेम डिफिनीशन इंक्रीज इन रेपो रेट भी है। सेकेंड इसका क्या है? रेपो रेट। वहां पर डिफिनीशन क्या था? टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स, यहां होगा टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स। बाकी डिफिनीशन सेम वही डिफिनीशन है कि बैंक रेट इज द रेट बाय विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। तो कमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म लोन की नीड्स होती है तब भी वो बैंक से आरबीआई से लेता है, लॉन्ग टर्म की होती है तब भी आरबीआई से लेता है। तो शॉर्ट टर्म जो उसकी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो लोन लेती है, अगर आरबीआई उसके रेट को इंक्रीज कर देगा तो किसको कॉस्टली पड़ेगा? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक भी अपने जो प्रोवाइडिंग लोन है, जो लोन वो देती है, लेंडिंग करती है मनी को, पब्लिक को, उसके भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी और जिससे डिमांड ऑफ लोन कम हो जाएगी। इन दोनों से क्या होगा? लिक्विडिटी जो है या मनी की अवेलेबिलिटी है मार्केट में उसको कम कर देती है, मनी सप्लाई इससे डिक्रीज हो जाता है। फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी एक आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो अवेलेबल जो मनी है, जो क्रेडिट है, वो कम कर देती है। तो इसको सभी जानते होंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है? सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जो गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज सेल होती है तो इससे कमर्शियल बैंक की जो रिजर्व हैं वो भी कम हो जाते हैं। जब उसके पास कम रिजर्व होंगे तो उसके पास लिक्विड कम होगा, लिक्विड कम होगा या क्रेडिट कम होगा तो पब्लिक को लोन भी कम दे पाती है, तो इससे भी उसके पास मनी कम हो जाती है। दूसरी तरह से पब्लिक जब इसको परचेज कर लेती है उसके पास जो लिक्विड मनी होती है वो भी मार्केट में आरबीआई के पास चली जाती है। इससे क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाता है और यहाँ भी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। लास्ट इंक्रीज इन एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये इंक्रीज कर देती है एलआरआर। एलआरआर के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और दूसरे को बोलते हैं एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन दोनों को, इसमें जो सीआरआर होता है ये वो टाइम डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक के पास आते हैं उसके एक पार्ट को आरबीआई के पास रख देती है, जिससे आरबीआई इसके अगेंस्ट में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो होता है ये इसको क्या कर देता है? जैसे ही इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कम होगी और जैसे इसको डिक्रीज करता है ज़्यादा हो जाती है।
तो ये हमेशा क्या कर देता है, इसी को इंक्रीज कर देता है। किसको? LRR। LRR का मतलब CRR को, SLR को इंक्रीज करते ही पब्लिक के पास पैसा। SLR क्या होता है? ये SLR का मतलब क्या होता है? ये वो पार्ट ऑफ मनी होती है जो टाइम डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट का जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास आता है वो अपने पास कैश के रूप में मेंटेन करता है, जिससे जो भी पब्लिक डिमांड करेगी उनको मनी की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरह से इसको इंक्रीज करता, कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद कुछ हैं जिसको हम लोग मोरल सुसन, ये तो डायरेक्ट था, क्वांटिटेटिव चेंज आता है। इससे क्वालिटेटिव आता है, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड वैल्यू ऑफ मनी टू लेंड। जो भी मनी लेंड करने के लिए, जो भी लेंड यानी कि बारोइंग मनी है, जो मनी प्रोवाइड करने वाली, उसके बीच का गैप होता है। जैसे अगर मुझे 5 लाख का लोन लेना है तो बैंक हमसे 5 लाख से ज़्यादा का कोलेट्रल जमा कराती है। तो कोलेट्रल जितना ज़्यादा जमा कराएगी उतना ही हमारी डिमांड ऑफ लोन कम होगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 लाख कोलेट्रल जमा कराया, कितना दे रही? 5 लाख। तो 50% का डिफरेंस है। अगर यही क्या कर देती कि वो 10 लाख जमा करके 22 लाख देती तो 80% का डिफरेंस हो जाता। अगर 8 लाख देती तो 20 का ही रहता। तो जितना कम होता जाएगा उतने ही लोन की डिमांड ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा हो जाएगा लोन की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह एडवाइस टू डिस्करेज द लेंडिंग, इसको हम लोग मोरल सुसाइन के नाम से भी जानते हैं। ये एडवाइस करता है, ये RBI क्या करता है? कमर्शियल बैंक को हिंट, लेटर, परसुएशन, ऐसे बहुत रेफरेंसेज, स्पीचेस, इन सारी चीज़ों से उसको डिस्करेज करता है कि आपको ये लोन नहीं देना, इस लोन को आप डिस्करेज करिए, इस लोन को पब्लिक को कम प्रोवाइड करिए। तो इससे लोन को डिस्करेज करने का काम करता है। और दूसरा होता है क्रेडिट राशनिंग अंडर SSC। या CC का मतलब होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें भी RBI इंस्ट्रक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि कुछ पर्टिकुलर लोन है, इनको आपको पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करने हैं। तो वो इसके अंडर में आता है। तो ये इस तरह से, जिससे ये क्या करता है? एक्सेस डिमांड सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग डिफिशिएंट देखेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें आएंगी और उसको उसी के साथ में एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। ओके, थैंक यू।